BlackRock had an investment in FTX. $24 million in a fund of funds. We've had a government, I'm talking about the US now, that in 2000 been an $8 trillion deficit. BlackRock is a financial giant. It's the largest investor on planet Earth with over $9 trillion in assets. BlackRock 12.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का पैसा मैनेज करता है और एक टाइम पर यह नंबर अमेरिका की 40% जीडीपी के बराबर हुआ करता था। और BlackRock, स्ट्रेट स्ट्रीट कैपिटल और वैनगार्ड, ये तीनों कंपनीज मिलकर 15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का फंड मैनेज करती है। ये BlackRock की प्रेजेंस आज सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है, इसकी 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में 70 ऑफिसेज हैं और 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में क्लाइंट्स इनके सिस्टम्स को यूज करते हैं। मतलब दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मार्केट होगा जहां BlackRock का पैसा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड ना हो। अब देखिए, BlackRock की सबसे बड़ी पावर पैसा नहीं है, BlackRock की सबसे बड़ी पावर है उसके सिस्टम्स। iShares के थ्रू BlackRock दुनिया के सबसे बड़े ETF प्लेटफॉर्म को चलाता है और सबसे बड़ी चीज है इनका अलादीन सॉफ्टवेयर। ये वही चीज है जिसे बड़े बड़े बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, गवर्नमेंट यूज करती है अपना रिस्क मैनेज करने के लिए। अब एक बार सोच के देखिए, जो कंपनी बड़े बड़े बैंक्स और गवर्नमेंट्स को ये बताती है कि अपना रिस्क मैनेज कैसे करना है, क्या वो कंपनी एक ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर कंपनी बनकर रह जाती है? और इसी वजह से 2008 के क्राइसिस के टाइम पर यूएस की गवर्नमेंट ने और फेडरल रिजर्व ने BlackRock को बुलाया और कहा कि हमारे जो टॉक्सिक एसेट्स हैं उनको मैनेज करो और एनालाइज करो। और इसी वजह से हर बड़े क्राइसिस में गवर्नमेंट सिर्फ BlackRock पर ही रिले करती है। और इसी एक पावर की वजह से मीडिया ने BlackRock को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शैडो बैंक भी कहा है। और इसीलिए यहाँ पर एक सवाल है, एक प्राइवेट कंपनी एक गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए तो कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? BlackRock की कहानी किसी बिलियनियर के घर से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी फेलियर से शुरू होती है। 1980s के एंड में लैरी फिंक वॉल स्ट्रीट की एक बड़ी फर्म फर्स्ट बोस्टन में काम कर रहे थे। मॉर्गेज मार्केट में एक गलत बेट की वजह से उनके डिसीजन से कंपनी को $90 मिलियन का लॉस हो गया। वॉल स्ट्रीट के लिए ये सिर्फ एक पैसा नहीं होता है, ये एक रेपुटेशन का सवाल होता है। इसी एक लॉस ने लैरी फिंक को एक चीज समझा दी, प्रॉफिट से ज्यादा डेंजरस होता है रिस्क को ना समझना। 1998 में लैरी फिंक और उनके कुछ पार्टनर्स ने न्यूयॉर्क में एक छोटी सी फर्म स्टार्ट की और उसका नाम रखा गया ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो बाद में BlackRock बनी। इस फर्म का फोकस सिंपल था, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। जब बाकी वॉल स्ट्रीट सिर्फ रिटर्न की बात कर रहे थे, BlackRock क्लाइंट से एक अलग सवाल पूछ रहा था, वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा। इसी फेज में BlackRock ने अपना एक इंटरनल सिस्टम बनाना शुरू किया, जो बाद में दुनिया अलादीन के नाम से जानने वाली थी। ये सिस्टम पोर्टफोलियोज के साथ साथ रिस्क को भी मेजर करता था। शुरू में BlackRock को फंडिंग मिली थी ब्लैकस्टोन ग्रुप से सिर्फ $5 मिलियन की, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और उनके स्ट्रॉन्ग मॉडल की वजह से बिजनेस कुछ ही महीनों में प्रॉफिटेबल हो गया। 1989 तक एसेट $600 मिलियन से $2.7 बिलियन हो गए और 1992 तक BlackRock 17 बिलियन मैनेज कर रहा था। लेकिन एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था, लैरी फिंक इक्विटी को एम्प्लॉइज के साथ शेयर करना चाहते थे ताकि बेस्ट टैलेंट कंपनी में आए, लेकिन ब्लैकस्टोन के फाउंडर स्टीफन सैंजवार्जमैन इसके खिलाफ थे। 1994 में दोनों अलग हो गए। स्टीफन ने बाद में इस डिसीजन को हीरोइक मिस्टेक कहा। यहीं से ही BlackRock फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गया और असली ग्रोथ यहीं से ही स्टार्ट हुई। 1990s में BlackRock सिर्फ एसेट मैनेजर नहीं रहा, इसने अलादीन प्लेटफॉर्म को क्लाइंट्स के लिए ओपन कर दिया, जहां पोर्टफोलियो के साथ साथ रिस्क भी रियल टाइम में दिखने लगा। 1919 तक BlackRock NYSE में लिस्टेड हो चुका था और $165 बिलियन AUM मैनेज कर रहा था। इस दौर में BlackRock ने यूएस के बाहर ऑफिसेस खोले, जैसे एडिनबर्ग और PNC के साथ मिलकर कैश मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाए। यहाँ जो BlackRock ने एक चीज समझ ली थी वो थी, जो सिस्टम कंट्रोल करता है वो स्केल कंट्रोल करता है। और ईयर 2000 आते आते BlackRock के लिए सिर्फ ग्रोथ का फेज नहीं था, ये प्लेटफॉर्म बिल्डिंग का फेज था। स्टेट स्ट्रीट रिसर्च से इक्विटीज आई, मेरिल लिंच से इन्वेस्टमेंट और मैनेजर्स से रिटेल और ग्लोबल रीच, और फिर सबसे बड़ा मूव बारक्लेस ग्लोबल इन्वेस्टर्स और iShares ETFs। इस एक डील ने BlackRock को इंडेक्स फंड और ETF किंग बना दिया। अब BlackRock सिर्फ एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं
पूरे मार्केट का मिरर बन चुका था। इसी टाइम गवर्नमेंट्स ने भी नोटिस किया कि क्राइसिस में सबसे एक्यूरेट रिस्क एनालिसिस ब्लैक रॉक के पास होता है। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जब बैंक्स गिर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस टूट रही थी, लेकिन ब्लैक रॉक अनकैच्ड रहा। यूएस गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व ने ब्लैक रॉक को बुलाया ताकि वो टॉक्सिक एसेट्स को एनालाइज और अनवाइंड करे। यहीं से ही ब्लैक रॉक की इमेज बदली, इन्वेस्टर्स ने सिस्टम लेवल एडवाइजर। अब ब्लैक रॉक सिर्फ पैसा मैनेज नहीं कर रहा था, बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम को भी स्टेबलाइज कर रहा था। और 2010 में ब्लैक रॉक ने अपना फुटप्रिंट हर डायरेक्शन में बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट क्रेडिट, फिनटेक और प्राइवेट मार्केट्स। आज ब्लैक रॉक $11 ट्रिलियन से भी ज्यादा का पैसा मैनेज करता है। 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये प्रेजेंट हैं और इनके पास 20,000 से भी ज्यादा क्वालिटी एम्प्लॉयज हैं। इसके सिस्टम्स दुनिया के बैंक्स, पेंशन फंड्स और गवर्नमेंट यूज करते हैं। जो कंपनी एक गलती से सीख लेकर रिस्क समझने निकली थी, आज वो दुनिया के रिस्क को डिफाइन करती है। देखिए, ब्लैक रॉक खुद की कंपनीज नहीं चलाती है, ना इसका कोई प्रोडक्ट है और ना ही कोई फैक्ट्रीज है। अगर पेपर पर देखा जाए तो ब्लैक रॉक सिर्फ पैसा मैनेज करती है, बट मार्केट में एक और रियलिटी चल रही होती है। वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में ब्लैक रॉक अकेला सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर होता है। हालांकि वो ओनर नहीं होता है, बट उसके पास इतना हिस्सा होता है कि उसका वोट मैटर करे। और स्टॉक मार्केट में वोट का मतलब होता है डिसीजन लेना। कंपनी का बोर्ड कौन होगा, सपोर्ट मिलेगा, सीईओ कौन होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सब कंपनीज का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। और यहीं से ही इक्वेशन थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि जब एक ही इंस्टीट्यूशन हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज में वोट करता हो तो हर डिसीजन आइसोलेटेड नहीं रहता, वो पैटर्न बनने लगता है। ब्लैक रॉक के पास डायरेक्ट कमांड नहीं होता है, पर डायरेक्शन देने की पावर होती है। और डायरेक्शन जब स्केल पर दी जाए तो उसका इम्पैक्ट सिस्टम लेवल हो जाता है। और इसीलिए सवाल ये है कि सिर्फ वोटिंग और इन्फ्लुएंस से कॉर्पोरेट सिस्टम का फ्लो कौन डिसाइड कर रहा है। पहले स्टॉक मार्केट में कंपनीज का कंट्रोल स्प्रेड आउट होता था। काफ़ी सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते थे, छोटे छोटे शेयर्स होते थे और किसी एक के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं होती थी। और पिछले ही कुछ सालों में ये पैटर्न धीरे धीरे बदलने लगा और धीरे धीरे ऐसे फेज में एंटर हो गया जहां पर बैलेंस शिफ्ट होने लगा। आज ग्लोबल मार्केट में कई ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिनका वोटिंग पावर सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो शेयर होल्डर्स की संख्या है वो कम हो रही है, बट जो शेयर होल्डर्स का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। इस पूरे शिफ्ट को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मार्केट धीरे धीरे ओनरशिप डेमोक्रेसी से निकलकर ओनरशिप कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। और इसी बीच कुछ ऐसे एसेट मैनेजर्स बार बार सामने आते हैं जो हर बड़े सेक्टर में प्रेजेंट होते हैं। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसी कंपनी सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती है, ये 100 ऑफ कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करती है। टेक्नोलॉजी, AI और एनर्जी, हर बड़े सेक्टर में इनका फुटप्रिंट आपको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। अब इस पैटर्न को एक रियल एग्जांपल के साथ समझना जरूरी है ताकि आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आए। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनीज कंपटीशन और प्रोडक्ट के लेवल पर एक दूसरे के डायरेक्ट राइवल्स माने जाते हैं, लेकिन जब हम उनका शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ब्लैक रॉक और वैनगार्ड तीनों कंपनीज के मेजर शेयर होल्डर्स में शामिल होता नजर आता है। यहीं पर एक नेचुरल सवाल पैदा होता है कि जब एक ही इन्वेस्टर ग्रुप मल्टीपल कंपीटिंग कंपनीज में वोट करता हो, उसकी प्रायोरिटीज किस डायरेक्शन में जाती हैं? क्या फोकस एग्रेसिव कंपटीशन पर होता है या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर? क्योंकि वोटिंग का मतलब सिर्फ मीटिंग में हाँ या ना कहना नहीं होता है, बल्कि वोटिंग के थ्रू बोर्ड मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं, टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट मिलता है और कंपनीज की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सेट होती है। और जब ये पावर किसी एक या दो मेजर कंपनीज के पास होती है तो इन्वेस्टर की आवाज पीछे चली जाती है और यहीं से ही मार्केट की डेमोक्रेसी का एक बड़ा डिबेट शुरू होता है। और सवाल ये उठता है, क्या मार्केट हर इन्वेस्टर के लिए बराबर है या फिर कुछ ही बड़े प्लेयर्स मार्केट की डायरेक्शन को क्वाइटली डिसाइड कर रहे हैं? इस पिक्चर का एक दूसरा एंगल भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ केसेस में तो क्लाइंट्स को अपना वोट खुद कास्ट करने को भी दिया गया है ताकि जो कंट्रोल है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट रहे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक कंपनी पूरा मार्केट कंट्रोल करती है, लेकिन इतना जरूर क्लियर हो जाता है कि जब ओनरशिप कंसंट्रेटेड होती है तो इन्फ्लुएंस का वेट अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए असली प्रॉब्लम सिर्फ ब्लैक रॉक या वैनगार्ड का होना नहीं है, बल्कि ये है कि जब वोटिंग पावर कुछ हाथों में सिमट जाती है तो कंपटीशन, गवर्नेंस और मार्केट के फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ता है। ब्लैक रॉक अक्सर कंपनीज का डायरेक्ट ओनर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंपनी डिसीजन के आसपास उसका नाम बार बार दिखाई देता है और यही चीज लोगों को कंफ्यूज करती है। इसका मेन रीजन ओनरशिप नहीं होता है, बल्कि प्रॉक्सी वोटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज किए जाते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ब्लैक रॉक शेयर्स अपने लिए नहीं बल्कि अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर होल्ड करता है और जहां शेयर्स होते हैं वहां वोटिंग राइट्स भी ऑटोमेटिकली अटैच्ड होते हैं। इन वोटिंग राइट्स का यूज ब्लैक रॉक करता है
लेकिन डिसीजन का फ्रेमवर्क और डायरेक्शन पहले से ही क्लाइंट डिसाइड करता है। कई इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स अपनी खुद की वोटिंग पॉलिसी डिजाइन करते हैं या फिर थर्ड पार्टी प्रॉक्सी एडवाइजर जैसे ISS की मदद लेते हैं ताकि वोटिंग अप्रोच उनके वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो। ये पॉलिसीज डिसाइड करते हैं कि कौन से इश्यूज पर कैसे वोट करना है और ब्लैक रॉक उस पॉलिसी को पूरे पोर्टफोलियो में एक जैसे तरीके से एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब होता है कि सोचना और डायरेक्शन देना क्लाइंट्स का काम है और एग्जीक्यूशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लैक रॉक प्रोवाइड करता है। कुछ क्लाइंट्स और ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हर डिसीजन में उनका डायरेक्ट इनपुट हो। सेपरेटली मैनेज अकाउंट यानी SMA क्लाइंट्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से इश्यूज पर कौन सा वोट देना है, कौन सी कंपनी पर कौन सा स्टैंस लेना है और कौन से केसेस में ब्लैक रॉक की हेल्प लेनी है। ये क्लाइंट्स चाहे तो ब्लैक रॉक की बेंचमार्क वोटिंग पॉलिसी यूज कर सकते हैं, चाहे तो अपनी कस्टम पॉलिसी बना सकते हैं या फिर किसी एक स्पेसिफिक कंपनी या इश्यू पर डायरेक्टली वोट डिसाइड कर सकते हैं। इसी सिचुएशन में ब्लैक रॉक का कंट्रोल सिर्फ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन तक सीमित नहीं रहता है। कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जब वॉलंटरिटी पूरी वोटिंग अथॉरिटी ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट स्वीडनशिप टीम को देते हैं। ये डिसीजन पूरी तरह से क्लाइंट के अंडर होता है और जब ब्लैक रॉक वोट करता है तो वो लीगली क्लाइंट के अंडर ही करता है। यहीं से ही ब्लैक रॉक की कोर स्ट्रैटेजी समझ में आती है, जहां ओनरशिप का काम होता है लेकिन एग्जीक्यूशन का स्केल बहुत बड़ा होता है। इस स्केल का सबसे पावरफुल टूल होते हैं ETFs, खासकर ब्लैक रॉक का iShares प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू दुनिया भर में हजारों ETFs ऑपरेट होते हैं। ETF का मतलब होता है एक ही फंड के थ्रू कई कंपनीज के शेयर होल्ड किए जाते हैं और इन शेयर्स के साथ वोटिंग राइट्स भी ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं। ब्लैक रॉक कंपनीज को खुद ओन नहीं करता है लेकिन ETFs के थ्रू उन कंपनीज के शेयर होल्ड करता है जिनके स्ट्रैटेजिक डिसीजन पर वोट होता है। जैसे जैसे ETF में पैसा आता जाता है वैसे वैसे ब्लैक रॉक के पास वोटिंग शेयर्स के एक्सपोजर भी बढ़ता जाता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ज्यादा कैपिटल, ज्यादा वोटिंग एक्सपोजर, ज्यादा बोर्ड लेवल एंगेजमेंट और ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। इस स्ट्रैटेजी का एक नया लेयर डिजिटल एसेट्स में भी दिख रहा है, जहां ब्लैक रॉक बिटकॉइन, इथेरियम को पर्सनली ओन नहीं करते हैं। ETFs के थ्रू इंस्टीट्यूशन के क्रिप्टो एक्सपोजर मैनेज करते हैं। बिटकॉइन ETF जैसे प्रोडक्ट के जरिए इंस्टीट्यूशनल डिमांड एक रेगुलेटेड और लीगल गेट के थ्रू मार्केट में एंटर करती है। इसका इफेक्ट प्राइस, डिस्कवरी और लिक्विडिटी पर पड़ता है। इस पूरे सिस्टम को अगर एक लाइन में समझा जाए तो ब्लैक रॉक कंपनीज का ओनर नहीं है बल्कि कैपिटल के फ्लो का ट्रैफिक पुलिस जरूर है। वो डायरेक्टली किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं देता है लेकिन पैसा किस डायरेक्शन में जाएगा ये तय करने वाली सड़क पर खड़ा होता है। इसलिए ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस कमांड से नहीं बल्कि स्केल, स्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन सिस्टम पर आता है। और लीगली ये कहना जरूरी है कि ब्लैक रॉक वोटिंग राइट्स क्लाइंट्स के बिहाफ पर एक्सरसाइज करता है, ना कि अपने पर्सनली या कॉर्पोरेट इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। तो ओवरऑल पिक्चर बनती है कि ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिसीजन क्लाइंट्स के होते हैं लेकिन सेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूशन की वजह से इन्फ्लुएंस ज्यादा क्लियरली विजिबल लगता है। ब्लैक रॉक कंपनी का ओनर नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देता है और वोटिंग भी क्लाइंट के मैंडेट पर होती है। लेकिन यहीं पर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अगर इन्फ्लुएंस सिर्फ एग्जीक्यूशन और स्ट्रक्चर से आता है तो सवाल ये है कि उस एग्जीक्यूशन का स्केल एक्चुअली कितना बड़ा होता है, कितना पैसा इस सिस्टम में फ्लो करता है और हर साल ये फ्लो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ब्लैक रॉक आज के डेट में $14 ट्रिलियन से भी ज्यादा का पैसा मैनेज कर रहा है। $14 ट्रिलियन का मतलब होता है 14,000 बिलियन डॉलर या फिर कुछ देशों की पूरी इकोनॉमी से भी बड़ा अमाउंट। सिर्फ एक साल के अंदर ब्लैक रॉक का एसेट साइज लगभग 11.5 ट्रिलियन से बढ़कर $14 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया। इस ग्रोथ का मतलब यह है कि सिर्फ मार्केट ऊपर जाने से ही नहीं बल्कि नए पैसों के इनफ्लो से ब्लैक रॉक का स्केल और स्ट्रॉन्ग होता है। 2025 में $1,700 बिलियन का नया पैसा ब्लैक रॉक के सिस्टम में एंटर हुआ। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा इंजन था ETFs। ब्लैक रॉक के iShares प्लेटफॉर्म के अंडर $5 ट्रिलियन से ज्यादा के ETF चल रहे हैं। सिर्फ 2025 में ATM के थ्रू $500 बिलियन से ज्यादा का नया पैसा मार्केट में आया। मतलब एक साल में हजारों कंपनीज के शेयर्स में कैपिटल का डायरेक्शन सेट हुआ। पब्लिक मार्केट्स के साथ साथ ब्लैक रॉक प्राइवेट मार्केट में भी क्वाइटली एक्सपेंड कर रहा है। प्राइवेट क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अल्टरनेटिव एसेट में $400 बिलियन से ज्यादा का कैपिटल डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनेज हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका का रिटायरमेंट और पेंशन सिस्टम का $3 ट्रिलियन से ज्यादा का पैसा ब्लैक रॉक के इन्वेस्टमेंट चैनल से फ्लो करता है। इस पॉइंट पर एक बात क्लियर हो जाती है, ब्लैक रॉक सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े मनी पाइपलाइन कंट्रोलर हैं। अब सवाल ये नहीं रहता है कि पैसा कितना है
बल्कि ये हो जाता है कि पैसा जाता कहाँ है। सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजर्स और पेंशन फंड्स के इन्वेस्टमेंट ETFs और अलादीन जैसे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मॉनिटर होते हैं। अलादीन प्लेटफॉर्म अकेला ही $20 ट्रिलियन से ज्यादा का एसेट्स, रिस्क और एलोकेशन ट्रैक करता है। इसका मतलब ये होता है कि रिस्क मॉडल्स और कैपिटल फ्लोज फाइनेंशियल सिस्टम की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। अगला बड़ा सेक्टर है टेक्नोलॉजी। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, गूगल जैसी कंपनीज में ब्लैक रॉक का पैसा ETFs के थ्रू ऑटोमेटिकली फ्लो रहता है। AI और सेमीकंडक्टर जैसे एरियाज में कैपिटल पुश, स्लो या फास्ट होना ETF फ्लो से इनडायरेक्टली डिसाइड होता है। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर एरिया है। ट्रेडिशनल एनर्जी हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ब्लैक रॉक का ट्रांजिशन फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के थ्रू $1 ट्रिलियन लेवल का कैपिटल मूव होता है। कौन सा एनर्जी सेक्टर ग्रो करेगा और कौन सा धीरे धीरे फेस आउट होगा, ये डिसीजन अक्सर कैपिटल के डायरेक्शन में होता है। हेल्थ केयर और फार्मा में भी ETFs के थ्रू कॉन्स्टेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो होता है। इस बिजनेस केस स्टडी से हमें 3 लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला है कैपिटल इज पावर, जितना ज्यादा कैपिटल आप मैनेज करते हो उतना ही आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। सेकंड है रेगुलेटरी लेवरेज, अगर आप इंडस्ट्री के एसेंशियल प्लेयर्स के लिए क्रिटिकल हो, रेगुलेटर भी आपके सामने ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और नंबर 3 है एक्टिव वर्सेस पैसिव स्ट्रैटेजी। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से काम नहीं चलेगा, स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन और एक्टिव इन्फ्लुएंस फ्यूचर में पावर बनाते हैं। सो आई होप NGRX के इस बिजनेस केस स्टडी एपिसोड से आपको काफी कुछ समझने को और सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही केस स्टडी एपिसोड्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही बिजनेस केस स्टडी एपिसोड्स लाते रहेंगे।